हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज का वीडियो है यूपी होमगार्ड भर्ती 2025। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि यूपी शासन के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कुछ ही दिन पहले। उसमें ही क्लियर कर दिया गया था कि होमगार्ड की भर्ती जल्द से जल्द कराने के लिए यूपी शासन के द्वारा जो भर्ती का जो है, जैसा आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा कोई भी जो पुलिस बल के लिए भर्ती की जाती है, वो सारा भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो शासन के द्वारा बता दिया गया था कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आप जारी कीजिए और भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू कीजिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन 18 नवंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का है। उसके बारे में आज इस वीडियो में समझेंगे, उस फुल डिटेल नोटिफिकेशन को देखेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे कि किस किस जनपद यानी किस किस जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी हम देखने वाले हैं। टोटल वैकेंसी जो है 41,424 वैकेंसी, जो टोटल वैकेंसी उस नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे उस नोटिफिकेशन पे जाके। और साथियों, इसमें मुख्य रूप से जो अपने एक सर्विसमैन हैं उत्तर प्रदेश के, जो यूपी के एक सर्विसमैन हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई है। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर 5% का जो है आरक्षण एक सर्विसमैन के लिए, 5% का कोटा। उसी 41,424 के अंदर करीबन हर एक जो जनपद के अंदर एक सर्विसमैन की वैकेंसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताई गई। अप्रोक्स 2000 के आसपास वैकेंसी इसके अंदर एक सर्विसमैन के लिए है। तो इसमें सबसे पहले तो हम उसमें नोटिफिकेशन में जाने के बाद उसका इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे, फिर उसकी शैक्षिक योग्यता देखेंगे, फिर डिटेल जो है डिटेल वाइज जो वैकेंसी जनपद वाइज वैकेंसी हम देखेंगे, और फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि एक सर्विसमैन के लिए किस किस जनपद में कितनी कितनी वैकेंसी जो है आरक्षित की गई है, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। तो उसमें किस प्रकार से एक सर्विसमैन के लिए बताया गया और उसमें और क्या क्या चीज एक सर्विसमैन के लिए खास रहने वाला है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले और नोटिफिकेशन पे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। तो मैं आपको यहीं से वो नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाऊंगा, और नोटिफिकेशन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार लास्ट में इसका ओटीआर के बारे में भी बताऊंगा कि आपने अगर फर्स्ट टाइम कोई भर्ती आप देख रहे हैं या इसके उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड में अगर कोई अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। तो ओटीआर के बारे में भी हम बात करेंगे लास्ट में। फॉर्म फिल के बारे में भी देखेंगे। तो फॉर्म फिल का वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा, तो लेकिन फिर भी ओटीआर के बारे में आपको मैं फुल कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में कवर कर लूं। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट एड्रेस है uppbbpb.gov.in, जैसे आप गूगल क्रोम में जाकर ये टाइप करेंगे तो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड का इस प्रकार से ओपन होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 हेतु सूचना विज्ञप्ति, ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी इस नोटिफिकेशन को ऑन ओपन कर सकते हैं, या फिर आप टॉप नोटिस जो यहाँ पे दिख रहे हैं, आप यहाँ से भी सारी सूचनाएं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कोई भी नोटिस इंफॉर्मेशन इसी पेज पे
जो टॉप नोटिस है यहीं से जारी किया जाता है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं। साथियों, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे दिखना चालू हो गया और ये आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका पूरा जो है पीडीएफ डाउनलोड करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हूँ, तो आप वहां से भी इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरा मानना है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं इसके लिए तो आप एक बार इसको खुद से जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि पूरा ये हिंदी में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा खुद से पढ़ के आप ज्यादा इसका जो है समझ सकते हैं। तो मैं इस नोटिफिकेशन का जो मेन पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे और इसमें मुख्य रूप से हम एक सर्विसमैन के लिए भी देखेंगे कि एक सर्विसमैन के लिए क्या खास है इसके अंदर। साथियों, इसकी जो संख्या बताई गई है, जो किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, लेटर नंबर मान लीजिए आप, तो ये 02/2025 है। दिनांक 18 नवंबर 2025 को ये जारी किया गया है। अब इसमें फर्स्ट में ये बताया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को होम गार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त जनपदों के होम गार्ड की कुल 41,424 वैकेंसी, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 41,424 वैकेंसी निकाली गई है। उसमें उसके बाद ये बताया गया है कि इसमें उक्त रिक्त पदों में नॉमिनेट हुए होम गार्ड को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पे, जैसा आप सभी जानते हैं कि होम गार्ड की जो अमूमन क्या होता है, जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए कि कोई ऐसा वर्क चल रहा है या कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है जिसमें होम गार्ड की जरूरत है, या फिर जनरल ड्यूटी के लिए भी होम गार्ड जो है मुख्यालय में बुलाए जाते हैं और उनसे ड्यूटी कराई जाती है। तो उसमें जो आपका अगर एक दिन आपकी ड्यूटी होती है तो उसमें ये बताया गया है कि 600 रुपीज जो है आपकी पर डे का आपकी पेमेंट है, उसके ऊपर 600 के ऊपर आपका जो जिस टाइम का रेट अगर डीए का चल रहा है वो उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी आपको दिया जाएगा। मान लीजिए कि अभी आपका एक दिन का 600 रुपया मिल रहा है, अगर 600 का आज की डेट में हम डीए अगर 58 भी कर लेते हैं, 58% अगर डीए होता है तो आप समझ लीजिए कि आपका 348 या 348 आपका इसके ऊपर डीए बनेगा। तो 348 डीए प्लस 600 जो आपका होता है, यानी कि 948 रुपये आपकी एक दिन की पेमेंट बनेगी। और इसमें और भी कुछ हो सकता है, इतना इसमें क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन इसमें दिया गया कि ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे महंगाई भत्ता निर्धारित है। तो आपका मान के चलिए कि एक दिन की ड्यूटी का पेमेंट 948 रुपया हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू 30 दिन अगर ड्यूटी करते हैं तो आपका 28,440 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। अब मान लीजिए कि अगर आप 30 दिन ड्यूटी करते हैं तो अच्छी खासी पेमेंट आपकी बनेगी, 28,000 के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है 30 दिन का। अमूमन होम गार्ड की ड्यूटी रहती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको बैठा के रखा जाएगा भर्ती होने के बाद, नहीं, आपकी ड्यूटी हमेशा आपको ड्यूटी मिलती रहेगी। और एक चीज इसमें ये भी है कि आप अगर होम गार्ड के अंदर भर्ती हो जाते हैं तो आप अपना और भी काम कर सकते हैं। अगर कोई साइड में अगर ऑलरेडी आप कहीं काम कर रहे हैं इस ड्यूटी के अलावा तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसमें जो डिटेल बताया गया है कि जनपद वाइज और श्रेणी वार जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी बताई गई है उसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फिर इस कैटेगरी के बाद आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, लास्ट में यहाँ टोटल वैकेंसी जो दी गई है, ये यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, जनपद दिया गया है और आरक्षित जो अनरक्षित जो अनरिजर्व है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और टोटल जो है यहाँ पे टोटल किया गया है। इन्हीं टोटल के अंदर भी जो है ओरिजेंटल जो आरक्षण है एक सर्विसमैन का इसी के अंदर है, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसके बारे में बता देता हूँ, सिर्फ मैं टोटल वैकेंसी बताऊंगा कि किस किस जनपद में कितनी कितनी टोटल वैकेंसी है। बाकी आप इसको एक बार जरूर अपने कैटेगरी वाइज जरूर देख लीजिएगा, आप जिससे भी बिलोंग करते हैं, जनरल से, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में फॉर्म फिल करने से पहले। अगर मैं आगरा की बात करूं, आगरा जनपद के अंदर टोटल वैकेंसी जो है 1,232 वैकेंसी है होम गार्ड की। उसके बाद फिरोजाबाद में 484 वैकेंसी है, मैनपुरी में
383 वैकेंसी है। मथुरा के अंदर 489 वैकेंसी है। अलीगढ़ के अंदर 853 वैकेंसी है। एटा के अंदर 329 वैकेंसी है। हाथरस के अंदर 495 वैकेंसी है और कासगंज के 299, बरेली के अंदर 761, बदायूं के अंदर 629, पीलीभीत के अंदर टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है 451, शाहजहांपुर के लिए 720 जो है वैकेंसी है। मेरठ के अंदर 688, गाजियाबाद के अंदर 101, बुलंदशहर 163, बागपत 218, हापुड़ 268, गौतम बुद्ध नगर 421, मुरादाबाद 462, रामपुर 882, अमरोहा 354, बिजनौर 573, संभल 560, सहारनपुर 886, मुजफ्फरनगर 995, शामली 307, अयोध्या के अंदर वैकेंसी निकाली गई है 452, बाराबंकी 615, सुल्तानपुर 551, अंबेडकर नगर 434, अमेठी 453, चित्रकूट 242, हमीरपुर 340, बांदा 481, महोबा 111, गोंडा 826, बहरीच के अंदर है 659, बलरामपुर 551, सावरती 221, झांसी 456, ललितपुर 188, जालौन 433, कानपुर नगर 1943 वैकेंसी कानपुर नगर के अंदर है। कानपुर देहात 380, इटावा 485, फतेहगढ़ 420, कन्नौज 320, अररिया 332, लखनऊ 1371, हरदोई 1072, सीतापुर 927, रायबरेली 472, खौरी 629, उन्नाव 738, आजमगढ़ 867, मऊ 318, बलिया 704, बस्ती 537, सिद्धार्थनगर 419, संत कबीर नगर 252, गोरखपुर 830, कुशीनगर 624, देवरिया 667, महाराजगंज 462, मिर्जापुर 476, भदोही 43, सोनभद्र 250, प्रयागराज 1219, फतेहपुर 583, प्रतापगढ़ 724, कौशाम्बी 290, बनारसी 104, गाजीपुर 693, जौनपुर 900, चंदौली 350। तो ये 75 जनपद के अंदर कैटेगरी वाइज वैकेंसी ना बात करते हुए टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 41,424 निकल के आई है। मेरा मानना है कि जो भी कैंडिडेट अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपनी कैटेगरी वाइज अपने जनपद को जरूर देखें, क्योंकि आप एक ही जनपद से फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप वो अपने जनपद से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें क्लियर बताया गया है कि आप एक के अलावा और वो भी आप अपने जनपद से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ आप वहाँ का आवासीय होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। तो ये इसमें क्लियर कर दिया गया नोटिफिकेशन में, सिर्फ आप अपने जनपद में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं कि होम गार्ड के एनरोलमेंट हेतु जो जनपद पदों में जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है, तो इसमें मुख्य रूप से सिर्फ मैं एक सर्विसमैन की बात करने वाला हूं। ये जो 41,424 के अंदर एक सर्विसमैन की जो वैकेंसी निकल के आई है, सिर्फ मैं एक सर्विसमैन की वैकेंसी बताऊंगा। एक सर्विसमैन के लिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए खास है कि अगर आप कहीं प्राइवेट सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हैं तो उससे लाख गुना अच्छा जॉब जो है आपकी होम गार्ड की है, क्योंकि आपके होम शहर के अंदर, होम टाउन के अंदर आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। और बड़ा ही मतलब आपको एक समझ लीजिए कि प्रशासन में यूपी प्रशासन का ये जॉब है, तो आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। इसमें एक सर्विसमैन के लिए एज की छूट भी है और वैकेंसी भी काफी अच्छी है। करीबन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 2000 के आसपास जो है
वैकेंसी है और पूरा ही एक सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, आपका सिर्फ एक सर्विसमैन के साथ ही कंपटीशन रहेगा और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। वो आगे हम एक एक करके देख लेते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक सर्विसमैन की वैकेंसी है आगरा के अंदर, ये जो 1232 वैकेंसी के अंदर, ये उसी के अंदर एक सर्विसमैन की भी वैकेंसी बताई गई है और महिलाओं के लिए भी अच्छा खासा वैकेंसी इसमें दिया गया है। जो महिलाएं अगर इस फॉर्म को फिल करना चाहती हैं उनके लिए भी अच्छा खासा उत्तर प्रदेश होम गार्ड में जो महिलाओं के लिए आरक्षण का है 20% का कोटा है। एक सर्विसमैन के लिए 5% का कोटा और 2% का कोटा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को, डिपेंडेंट को 2% का कोटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण की सुविधा दी गई है। आगरा के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, भूतपूर्व सैनिक की 61 वैकेंसी है, फिरोजाबाद की 24 वैकेंसी है, मैनपुरी के अंदर 19 वैकेंसी है। तो सिर्फ मैं भूतपूर्व की ही सैनिक की बात करूंगा जो एक सर्विसमैन है, और एक सर्विसमैन सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक सर्विसमैन ही इसका फायदा उठा सकते हैं इस आरक्षण का। और उत्तर प्रदेश के जो एक सर्विसमैन है, तो मेरा मानना है कि आप जिस जनपद के हैं, जिस जनपद का आपका डोमिसाइल है, आवासीय है, उसी जनपद में आपने फॉर्म फिल करना है। तो आगरा के अंदर एक सर्विसमैन की 61 वैकेंसी है, फिरोजाबाद के अंदर 24, मैनपुरी के अंदर 19, मथुरा के अंदर 24, अलीगढ़ के अंदर 42, एटा के अंदर 16, हथरस 24, कासगंज 14, बरेली 38, बदायूं 31, पीलीभीत 22, शाहजहांपुर 36, नेक्स्ट मेरठ 34, गाजियाबाद 15, बुलंदशहर 33, बांगपत्ता शाहपुर 13, गौतम बुद्ध नगर 21, मुरादाबाद 23, रामपुर 19, अमरोहा 17, बिजनौर 28, संभल 28, सहारनपुर 29, मुजफ्फरनगर 29, शामली 15, अयोध्या 22, बाराबंकी 30, सुल्तानपुर 27, उसके बाद अम्बेडकर नगर में 21, अमेठी 22, चित्रकूट 12, समीरपुर 17, बांदा 24, महोबा 5, गोंडा 41, बहराइच 32, बलरामपुर 27, श्रावस्ती 11, झांसी 22, ललितपुर 9, जलौल 21, कानपुर नगर 97, 19 वैकेंसी कानपुर देहात के अंदर है, इटावा 24, फतेहगढ़ 21, कन्नौज 16, अरैया 16, लखनऊ 68, हरदोई 53, सीतापुर 46, रायबरेली 23, खीरी 31, उन्नाव 36, आजमगढ़ 43, मऊ 15, बलिया 35, बस्ती 26, सिद्धार्थनगर 20, संत कबीर नगर 12, गोरखपुर 41, कुशीनगर 31, देवरिया 33, महाराजगंज 23, उसके बाद जो है मिर्जापुर 23, भदोही 2, सोनभद्र 12, प्रयागराज 60, फतेहपुर 29, प्रतापगढ़ 36, कौशाम्बी 14, बनारसी 50, गाजीपुर 34, जौनपुर 45, चिंदौली 17। तो ये अगर टोटल किया जाए तो अप्रोक्स 2000 के आसपास वैकेंसी जो है एक सर्विसमैन के लिए आरक्षित की गई है। इसमें ये बताया गया कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। एनरोलमेंट की कार्रवाई किसी भी समय या एनरोलमेंट के किसी स्तर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। तो ये इसमें बताया गया है किसी वजह से अगर कोई है तो संख्या इसकी बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इसकी पात्रता जो बताई गई है। शारीरिक और मानसिक दोष से युक्त या दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं है। तो इसमें जो है सेपोन कैटेगरी के जो एक सर्विसमैन है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। तो एक चीज ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट के लिख दिया गया है कि होमगार्ड अगर इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस जनपद के मूल निवासी होने चाहिए। ये आप कतई मत कीजिएगा कि आपका वैकेंसी दे करके आप अपने जनपद में ना भर के किसी और जनपद से आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फॉर्म वो भी हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट जब चेक होंगे तो जरूर आप इससे बाहर कर दिए जाएंगे। तो आपका मेन जो है आप जनपद के अंदर ही, आप जिस जनपद के मूल निवासी हैं, आपने उसी जनपद में भले कितनी भी वैकेंसी हो लेकिन आपने उसी में ही फॉर्म फिल करना है। एक सर्विसमैन के लिए भी वही है।
नेक्स्ट जो हम इसमें बात करेंगे, जो इसमें दिया बहुत कुछ है, तो मेरा मानना है कि एक बार आपने जरूर इस फॉर्म फिल करने से पहले, आप एप्लीकेशन को ये फिल करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना। और ये तीसरे नंबर पे आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, जो इस इम्पोर्टेंट डेट्स जो बताए गए, आवेदन ऑनलाइन की तिथि 18 नवंबर से शुरू हो चुका है। ठीक आज से एक दिन पहले ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार फॉर्म फिल करना चाहते हैं इसके लिए, तो आप टाइम से फॉर्म फिल कर लें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करें, मैं इसका एक फॉर्म फिलिंग का भी वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे, आपको लगता है कि मुझे लगता है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके जल्द से जल्द आऊंगा। उसके बाद इसमें आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी सेम है, तो मेरा मानना है कि जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी दिन इसका एप्लीकेशन फी भी आपने पेड कर देना। जमा किए निःशुल्क के संयोजन की तिथि 18/11/2025 से 20/12/2025। अब इसमें ये बताया गया है 3.1 का जो सीरियल नंबर है, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जैसा मैं आपको पहले ही बताया था कि इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। वो मैं इस वीडियो के बाद लास्ट में इसके बारे में भी बताऊंगा कि OTR आपने किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट इसमें भी बताया गया सभी अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों को अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न न हो पाए। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि वह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को आवश्यक अपलोड करना सुनिश्चित करें। किसी भी अन्य माध्यम स्तर प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र ग्राह्य नहीं होंगे। तो इसमें ये क्लियर लिखा है नोटिफिकेशन में कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं, जो भी जानकारी खासकर उसमें एजुकेशन के बारे में डालते हैं, अगर आप किसी कोटे का लाभ ले रहे हैं तो आपको उसके प्रमाण पत्र अपलोड करने निहायत ही जरूरी है। तो जो चीज फॉर्म फिल करते हैं तो आपने उसको तसल्ली बख्श फॉर्म फिल करना है। जॉब की शुरुआत में ही अगर आप फॉर्म फिल गलत भर देते हैं, किसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले ही किसी जॉब का पहला ही चरण होता है फॉर्म को सही तरीके से फिल करना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताया गया जनपद बार विज्ञप्ति पदों पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिकोण अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अधिमानी हर्ताओं के अंतर्गत प्राप्त अंकों के योग के श्रेष्ठाक्रम के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें ये चीज बताया गया है कि जनपद बार जो है वैकेंसी जो निकाली गई, जो एग्जाम होंगे तो उसी में जिस प्रकार से जो लिखित परीक्षा होगी, जो अंक प्राप्त होंगे उसी के हिसाब से आपका जो है चयन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी इसमें जो है समान EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 400 रुपये आपको यहाँ एप्लीकेशन फी लगने वाला है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो SC ST जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको 300 रुपया लगने वाला है। तो इसमें एक सर्विसमैन के लिए कहीं जो है एप्लीकेशन फी की छूट नहीं है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं समान EWS अनपिछड़ा वर्ग अगर एक सर्विसमैन है तो आपको 400, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के एक सर्विसमैन है तो आपको 300 रुपीज एप्लीकेशन फी यहाँ पे लगने वाला है। बाकी यहाँ पे जो ये डिटेल बताया गया है कि भारत का नागरिक हो, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि होम गार्ड में सिर्फ जिस स्टेट के लिए होम गार्ड की वैकेंसी निकाली जाती है उसी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका वहां पे मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप वहां के डोमिसाइल होंगे तभी आप फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ तो इस स्टेट के अंदर अगर यूपी का एक सर्विसमैन है वो किसी दूसरे जनपद से भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता। वो क्लियर ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन में पहले ही मैंने आपको बताया कि आप जिस जनपद के मूल निवासी आप उसी जनपद में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बाकी किसी स्टेट की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। बाकी और किसी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है 10वीं कक्षा
सिर्फ इसमें पास बताया गया है कि आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। अब इसमें ये बताया गया कि जो 10वीं क्लास के कैंडिडेट अगर अपेयर हो रहे हैं, अब मान लीजिए कि कोई इस साल एग्जाम देने वाला है तो वो इसके पात्र जो है नहीं होंगे, सम्मिलित होने वाले जो अपेयरिंग होना है उनको एग्जाम में, उसके ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये चीज इसमें क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद इसमें कुछ जो है अंक जो है प्रेफरेंस भी मिलने वाला है। अगर आपके पास जो है एनसीसी के प्रमाण पत्र जो सी है उसमें 3 अंक आपके जुड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका रिटन एग्जाम हो जाता है, रिटन एग्जाम के बाद जो नंबर आते हैं उसके बाद जो है ये अंक जोड़ने की बात हो रही है, तो आपको उसमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप एनसीसी के प्रमाण पत्र, अगर सी प्रमाण पत्र आपके पास 3 अंक, बी है तो 2 अंक, अगर ए प्रमाण पत्र आप धारक हैं, आपके पास है एनसीसी के, तो 1 अंक। उसके बाद इसमें ये बताया गया दूसरे नंबर में भारत स्काउट एंड गाइड अगर प्रमाण पत्र धारक हैं तो उसको 1 अंक मिलेंगे यहाँ पे। अब इसमें एक चीज और बताया गया, सीरियल नंबर 2 देख रहे हैं आप 3.7 का दूसरा, यूपीएससी डीएमए के तत्वावधान में आयोजित आपदा मित्र परीक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपयुक्त बिंदु संख्या 3.71 में अंकित अधिमानी हताओं में दिए गए अंकों के साथ 3 अंक पृथक से प्रदान किए जाएंगे। मान लीजिए कि ये जो आपके पास अगर जो है फॉर्म सी सर्टिफिकेट भी है और आपके पास आपदा मित्र परीक्षण प्रमाण पत्र भी है, तो ये 3 अंक इसके और 3 अंक ये, आपको 6 अंक की प्राप्ति होगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे लिखा, अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का, तो आपको, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है, तो इसके साथ अगर 3 अंक आपके पास सी सर्टिफिकेट है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपके 1 अंक और मिलेंगे, यानी कि सी सर्टिफिकेट का 3 अंक और एक ड्राइविंग लाइसेंस का 1 अंक, यानी आपको 4 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया। तो कई बार जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जिन्होंने ड्राइविंग वगैरह आती है, उनको होम गार्ड में जाने के बाद अच्छा खासा जो है ड्यूटी भी मिल जाता है गाड़ी वगैरह चलाने का, तो उनके लिए काफी अच्छा रहता है। उसके बाद आयु सीमा की बात कर लेते हैं। इसमें आयु सीमा बताया गया है कि 1/7/2005 को कम से कम 18 वर्ष से एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी बीच का होना चाहिए। 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 के बीच में जो भी उम्मीदवार का डेट ऑफ बर्थ है वो इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ निर्धारित आयु में किसी जो बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि समान ईडब्ल्यूएस श्रेणी 1/7/95 से 1/7/2007। अब बात कर लेते हैं इसमें जो आयु की छूट दी गई है, एक सर्विसमैन की मैं बात करूंगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आप कैटेगरी वाइज जो है आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। एज की जो रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं। तो बाकी ना बात करते हुए मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अब इसमें वही जो आपकी एज है, एक्चुअल एज यानी वास्तविक आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद आपकी एज जो है 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 30 साल इसकी लास्ट डेट है, 3 साल और उसमें ऐड करेंगे तो 33 से आपकी एज ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक सर्विसमैन फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी जो आपकी एक्चुअल एज है उसमें से आपने जितने साल सर्विस किया है माइनस करने के बाद जो एज बढ़ता है तो 3 साल और आप ऐड कर सकते हैं, यानी आपकी जो एज है 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, हर एक जॉब में सेम यही चीज इसमें एक सर्विसमैन के लिए एज में रखा गया है। अब इसमें चरित्र के बारे में बताया गया, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह होम गार्ड के एनरोलमेंट हेतु सभी प्रकार के उपयुक्त हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाए। तो चरित्र आपका ये होना चाहिए किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस या कोई
नामजद वगैरह नहीं होना चाहिए। अब बात करें तो जो आपकी लिखित परीक्षा होगी तो इसमें बाकी लिखित परीक्षा तो होमगार्ड के लिए कोई माने नहीं था, लेकिन इसमें जो है होमगार्ड में क्या होता है कि कई बार एप्लीकेशन जैसे 41,424 वैकेंसी है और वैकेंसी ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फील कर दिया, तो अब उसको तो बराबर लाना है क्योंकि वैकेंसी तो इतनी ही है। तो इसमें एक लाया गया कि भाई इसकी भी लिखित परीक्षा की जाएगी। तो लिखित परीक्षा में सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान। प्रश्नों की संख्या 100 होगी या कुल अंक आपके 100 ही मिलेंगे और एग्जाम की टाइमिंग इसमें 2 घंटे दी गई है। तो जनरल नॉलेज में इसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सामान्य ज्ञान का आपका एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन होगा, तो किस किस सब्जेक्ट में होगा मैं आपको एक बार नीचे जाके आपको एक बार इसके बारे में भी बताऊंगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और समय जो मिलेगा आपको 2 घंटे का। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अब इसमें ये बताया गया कि जो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं उसके अंदर आपको 25 नंबर तो लाने ही हैं। इसमें ये बताया गया कि 25%, तो 100 का 25 जो है प्रतिशत जो है परसेंटेज 25% जो है 25 नंबर ही होता है, तो आप 25 नंबर तो आपको। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इसमें क्लियर किया गया है कि जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका रिटन एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा और 100 क्वेश्चन से आपको 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जो 25 क्वेश्चन हम जब सही करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, तभी जाके आप 25 मार्क्स ला पाएंगे। तो अगर 100 अंक का 25% देखें तो 25 नंबर ही होता है, तो आपको 25 नंबर तो 100 के अंदर लाने ही लाने हैं, तभी आप इसके पात्र हैं। अब इसमें यह बताया गया किसी भी जनपद के अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागजात आधारित लिखित परीक्षा, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा ये OMR सीट पे होगा। तो ये चीज आप एक बार क्लियर कर लीजिए कि आपका जो एग्जाम है OMR सीट पे ही परीक्षा आपका लिया जाएगा। अब इसमें ये बताया गया लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो जनरल नॉलेज का आपका रिटन टेस्ट होगा, तो उसके बारे में नीचे दिया गया है कि किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के अंदर। जो भी कैंडिडेट जिनका अगर रिटन क्लियर हो जाता है, रिटन पास होने के बाद जो इनकी शारीरिक मानक परीक्षण होगा, अभ्यर्थी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, इसमें यह बताया गया है कि न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नतः जो है ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 मीटर होना चाहिए और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब इसमें यह बताया गया है जो 79 सेंटीमीटर जो है आपकी चेस्ट बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपके होने चाहिए। ये बताया गया सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होनी चाहिए और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो दोनों में ये माना गया कि कम से कम आपने 5 सेंटीमीटर तो सीना फुलाना ही पड़ेगा। अब इसमें ये बताया गया है महिलाओं के लिए, जो इसमें हाइट बताई गई है सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं का वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम इसके अंदर ये बताया गया। तो ये चीज है आपकी शारीरिक जो है मानक परीक्षण का। अब इसमें नेक्स्ट जो हम बात करेंगे शारीरिक जो है दक्षता परीक्षा जो है उसके बारे में बात करेंगे कि आपको जो दौड़ है, जो आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा। अब इसमें ये बताया गया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी हेतु
2.8 किलोमीटर की दौड़ आपको 28 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए पुरुष जो है 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरा करना है और महिला अभ्यर्थी जो है 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना आवश्यक है। तो ये तो रनिंग के लिए इसमें बता दिया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षण का विस्तृत प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और इसे यथासंभव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये आपका फिजिकल इसमें सिर्फ रनिंग ही जो है बताया गया है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी जो है कैटेगरी वाइज हाइट कितनी होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए और फीमेल कैटेगरी के लिए भी कितनी होनी चाहिए, ये सारा कुछ इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। एक सर्विसमैन अगर आरक्षण ले रहे हैं 5% का, तो इसमें ये बताया गया है कि अधिकतम आयु में जो बताया गया है 3 वर्ष की छूट, जैसे मैंने बताया था, उसमें आपको यूनिट का डिस्चार्ज बुक आपके पास होना चाहिए। तो इसमें आपका डिस्चार्ज बुक लगने वाला है। तो एक सर्विसमैन के डॉक्यूमेंट में ये खास है, डिस्चार्ज बुक, आपका आई कार्ड। अब इसमें कुछ एक सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, मैं उसको एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। जैसे इसमें नोट लिखा गया, भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि की उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 30 इसके अंदर मैक्सिमम एज बताया गया है तो आपकी 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल एज से जितने साल आपने सर्विस किया है उसको माइनस करने के बाद आप का जो है उसमें 3 साल और ऐड कर सकते हैं, तो 33 से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर बताया गया है। अब इसके अंदर नोट लिखता है, अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट के पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा से छूट दी जाएगी जिसमें उन्हें आयु सीमा में अधिकतम छूट की अनुमान्यता है। कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। तो आवेदन की तिथि तक जो है आपके पास जो डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बाकी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के बारे में बता दिया गया। अब इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इसमें एक सर्विसमैन के लिए अभ्यर्थी के आवेदन की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए। तो जो सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ के तीनों सशस्त्र सेनाओं किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भरने के संगत समय भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया है। तो बाकी ये सारा चीज है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर सब कुछ लिखा गया है। साथियों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो लिखित परीक्षा होगी, जो आपका रिटन होगा, उसमें बताया गया कि जनरल नॉलेज, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों दिया गया है किस किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपनी जो तैयारी इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आपने किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सब कुछ लिखा गया है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले एवं स्थानीय त्योहार। तो ये एक बार आपने जरूर इसको पढ़ लेने से क्या होगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि इस प्रकार से आप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं कैंडिडेट, खासकर एक सर्विसमैन, तो आपने एक बार जरूर इसको पढ़ लेना है क्योंकि इसमें सारा डिटेल दिया गया है। इसमें OTR के बारे में भी बताया गया है कि आपने किस प्रकार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और OTR करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, एक बार मैं आपको OTR के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले OTR करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है uppbb.gov.in है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहीं पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैंने यहीं से आपको उस नोटिफिकेशन को ओपन किया था। तो नोटिफिकेशन ओपन करने के लिए आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन ओपन कर दिया था मैंने, शॉर्टकट अपनाया था लेटेस्ट नोटिस करके। यहाँ पे जो भी होता है स्क्रॉल करता है या फिर टॉप नोटिस के ऊपर क्लिक करके भी यहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जैसे होम अबाउट अस दिख रहा है, यहाँ पे एक नोटिस का ऑप्शन है। जैसे आपने नोटिस के ऊपर क्लिक किया तो इस प्रकार से जो पेज हो गया सारा, नोटिस जो भी डिटेल अभी तक है, आप यहाँ से इसको ऑन
इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं नोटिफिकेशन। आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड पदों एवं एनरोलमेंट 2025 हेतु सूचना विज्ञप्ति, ये नोटिफिकेशन है। उससे पहले जो है शासनादेश यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था जो नोटिस, वो ये है और यहाँ से लिंक आप ओपन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड पदों पर एनरोलमेंट 2025 के अंतर्गत आवेदन है, तो लिंक तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने ये क्लिक किया तो इस प्रकार से जो है पेज ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसका ओपन होगा और यहाँ पे फर्स्ट में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होगा कि आप OTR करने के लिए या फॉर्म फिल करने के लिए आपने क्या क्या जो है खास ध्यान रखना है। खासकर इसमें OTR में जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो जो आपका OTR के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप पंजीकरण करेंगे। तो ये दोनों चीज रनिंग हालत में होना चाहिए, चालू होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके OTP आएंगे, फिर आपने ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, फिर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसमें आवेदक अपना पंजीकरण आधार, डिजी लॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट के द्वारा भी पूरा कर सकते हैं। केवल जो है 10वीं स्टैंडर्ड जो है 10th क्लास पास का ही जो डॉक्यूमेंट होता है, जो आपका मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको OTR करते टाइम आप जो 10th मार्कशीट का जो भी डिटेल है वही फिल करना है। जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा कुछ आपके 10th मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। उसके बाद ये बताया गया कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अंकित आवेदक का नाम, लिंग, जन्म तिथि, ये सारा कुछ है 10th का जो मार्कशीट होता है उसके हिसाब से होना चाहिए। यदि डिजी लॉकर में 10th स्टैंडर्ड विवरण प्राप्त नहीं हो तो आवेदक अपने विवरण स्वयं दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसको आपने एक बार जरूर पढ़ लेना। फिर आपने ओके पे क्लिक करना। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे कोई फॉर्म फिल वगैरह करना है तो इसी प्रकार से आपको आना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉगिन विथ अकाउंट ID पासवर्ड है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लॉगिन विथ आधार ID से भी कर सकते हैं और लॉगिन विथ डिजी लॉकर से भी आप हो सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड में हुआ है, तो हम बात कर रहे थे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, OTR के लिए। तो यहाँ देखिए आप रजिस्ट्रेशन हियर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जब ये आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का जो है पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर जनरेट ईमेल आईडी OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी में एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर जनरेट OTP करना है, फिर यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा उसको सबमिट करने के बाद वेरीफाई प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई प्रोसीड क्लिक करेंगे तो आपका जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस प्रकार से लॉगिन होना चाहते हैं, आधार से या डिजी लॉकर से या कोई अन्य और जो है ID प्रूफ उससे होना चाहते हैं। तो जैसे आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको सारा जो है व्यक्तिगत जानकारी इंफॉर्मेशन जो है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है। फिर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने के बाद अपना पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, एक पासवर्ड बनाना है, फिर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। एक्चुअल में क्या है कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी OTR कर लिया है। तो जब OTR अपने ID और मोबाइल नंबर से कर रहा हूँ तो ये आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। शायद जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में समझा रखा है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यूपी पुलिस OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। यूपी पुलिस की किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको OTR करना जरूरी है। तो ये मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है कि किस प्रकार से आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो इसलिए आगे का जो है इस में प्रोसेस नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसमें यूज हो चुका है ऑलरेडी इस वीडियो के लिए। तो साथियों आप इस वीडियो को जरूर देखें। फॉर्म फिल करने से पहले, OTR रजिस्ट्रेशन करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगा या फिर आपने सर्च करके भी आप देख सकते हैं। और साथियों लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, खासकर एक सर्विसमैन जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियो। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।